जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जी, जलालुद्दीन सैयद साहब ने ये यहाँ पे अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है कि इज़राइल अपने ख़यालात से बाज़ आ जाए। रफ़ा बॉर्डर से सामान रोक रहा है, गैर ज़िम्मेदाराना है। डोनाल्ड ट्रम्प जो दोहरी चाल चल रहा है, इसको ख़त्म करके फ़िलिस्तीन गाज़ा को राज्य का दर्जा दे दे। गाज़ा जहाँ है, वहीं रहेगा। ये नहीं थोड़ा इसको जलालुद्दीन करेक्ट कर दीजिए, राज का नहीं देश का दर्जा दे दे। इनको थोड़ा देश करेक्ट का कर दर्जा दीजिए, दे दे। राज तो तैयार ही देने को, देश का नहीं, दर्जा नहीं, दे दे, अलग देश देश का, का नहीं, टू नहीं, वही, नेशन। वही देश का टू नेशन जी, जी देश का दर्जा दे दे, ये उनका कहना है। और इसके साथ ही ताज़ा खबर जो हम कह रहे थे, वही बात सामने आ गई। यहाँ पे देखिए 23 मिनट पहले प्रेस टीवी की खबर है, इजरायली एयर स्ट्राइक किल 4 इन गाजा, हमास वॉन टेल अवीव ओवर फेट ऑफ कैप्टिव्स। यहाँ पे देखिए वही बात आ गई कि 4 लोगों को 4 लोग जो है वो एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं और ये एयर स्ट्राइक की गई है। अब ये 4 लोगों का मारा जाना, अभी बहुत सारे हमारे साथी कह रहे थे कि यूट्यूब की खबर है या उसकी है। हाँ, होता है, गलत खबर दी जाती है। मैं जयदीप सिंह बुंदेला साहब को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तमाम सोर्सेस से खबर आ रही थी, उससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना जो है हो रही, क्योंकि मैं बार बार इसी पे बात कर रहा था, जोर दे रहा था कि आखिर बॉर्डर पर रिलीफ रोकी क्यों गई, क्यों रोका गया। क्या कहेंगे ये यहाँ पे हमारे मसूद साहब। अब ये खबर आ गई, बिल्कुल पक्की खबर है, प्रेस टीवी की है। इजराइलीज एयर स्ट्राइक किल 4 इन गाजा, हमास वॉन टेल अवीव वॉर फेट ऑफ कैप्टिव्स। ये क्या कहेंगे आप मसूद साहब। जी, जी। ये असल में देखिए वही इसका कनेक्शन आप इससे मिला के देखिए, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं ना, अवाम को जो दबाव बढ़ रहा है नेतन्याहू पर, अभी भी जो है तो 59 जो कैप्टिव्स जो है, कैदी जो है, वो हमास के कब्जे में है। इसराइल के जो उन्होंने 7 अक्टूबर 23 को जो हासिल किया था, वहां पर हमला करके जो है, अचानक हमला करके जो है पूरी दुनिया को जो है शशदर कर दिया था वो हमले ने जो है। तो वो दबाव से जो है अपने आप को जो है तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए हो सकता है ये हरकत करेगा वो। अभी इनका और जो ये भी जो ब्लॉकेज जो किया है, रसद नहीं पहुंचने दे रहा है जो रिलीफ मटेरियल है। हालांकि जो फेज 1 के माहदे के हवाले से ये बात कही गई थी कि यहूदियों का जो त्योहार है पास ओवर और रमजान, इसके ज़माने में जो है दोनों भी तरफ से कोई हॉस्टिलिटी नहीं होगी और जो है कोई जो है एक-दूसरे के खिलाफ जो है कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे वहाँ खित्ते में जो आर्ज़ी अमन कायम हुआ है वो मुतासिर हो जाए। लेकिन ये हमारे पैलेस्टीनियन नेशनल यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्तफा बरगोशी साहब, बरगौती कहते हैं लेकिन है से है वो बरगौशी साहब मुस्तफा, जो यहाँ दिल्ली भी आए थे 2009 में। यहाँ पे जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बड़ा प्रोग्राम हुआ था, लेबनान के भी हिफ्जुल्लाह के भी नुमाइंदे आए थे और फलस्तीन के मुख्तलिफ ग्रुपों के जो नुमाइंदे आए थे, उनका भी अभी बयान आया है। उनका कहना है कि फ्रॉम द डे वन इसराइल जो है हर दिन जो है वो जो सीज फायर की जो कुछ भी शराइत थी उसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है। अब उसने ये जो हरकत की है इसको ये ब्लॉकेज जो किया है उसने, रसद के जो ब्लॉकेट किया है, उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है नोटिस लेना और उसके खिलाफ सख्त इकदाम उठाना चाहिए इसराइल के खिलाफ। वरना ये इसराइल जो है शुतर बेमहार की तरह जो हरकतें करते रहता है, जारहाना कार्रवाइयाँ करते रहता है, उसको बाज रखने का तरीका यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस पर दबाव बढ़ाया जाए। ये मुस्तफा बरगौशी साहब ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कही है और उन्होंने ये कहा कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट, जैसा हमारे पास जो है ना कोई छोटा सा वाकया हो रहा है और जो है मकानात या दुकानें वगैरह जो है तो बुलडोजर के जरिए जो है तो ढा दिए जाते हैं, मुनहदम कर दिए जाते हैं, उसी तरह से जो है इसराइल का भी जो रवैया है गालिबन हमने वहीं से सीखा है
इसराइल से सीखा है कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट देना है किसी कौम को, किसी तबके को, एक कम्युनिटी को जो है। तो ये जो रसद को रोकना जो है, ये कमोबेश वही कलेक्टिव पनिशमेंट का एक हिस्सा है, बरगोसी साहब ने कहा। और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो है, बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील की है कि वो इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए। अब देखना ये सूरत हाल जो है ना, ये उसके खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, और जो एक बेचैनी, अनरेस्ट जो बढ़ रही है वहां पर इसराइल के पब्लिक में, उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की हरकतें, लगता है इस तरह की हरकतें जो की जा रही है ना, ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है और ये ब्लॉकेट किया है, ये उसका सबब यही हो सकता है। और उसका जवाब हमास ने दिया है, उनके टैंक को और मारा है, जैसा कि अभी फदील साहब ने कहा है। लेकिन फदील साहब, ये रिलीफ का रोका जाना और 4 लोगों का एयर स्ट्राइक में मारा जाना, ये इस तरह की चीजें, अभी सुल्तान साहब ने लिखा है कि रमजान के महीने अरब और कतर ने जंग ना हो, ये तय इजराइल से हुआ था, लेकिन अब हो गया। तो इसपे क्या आपको लग रहा है कि कतर और अरब भी इस पे बोलेंगे? हूती ने तो साफ साफ कहा है कि अगर एयर स्ट्राइक होगी तो हम उसका जवाब देंगे। क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल होगी? नूर साहब ने पूछा है। हालांकि पहले जो खबर आई, नूर साहब ने वो कहा कि इजराइल के विदेश मंत्री का कहना है कि गजा के लोग भूखे नहीं हैं, उनको भरपूर खाना मिल रहा है, हमारे खिलाफ गलत फहमी फैलाई जा रही है, ये बयान आया है। लेकिन अब तो एयर स्ट्राइक की खबर आ गई। फजील साहब, हमारे यहाँ भारत में कहते हैं ना कि मरने के बाद 13 ही करते हैं, समझ रहे आप? अगर 13 ही जब तक नहीं होती है तब तक आत्मा भटकती रहती है। इजराइल की भी 13 ही बाकी है। अभी तो वो मरा है ना, अभी उसकी 13 ही बाकी है। जब तक 13 ही नहीं होगी तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। ये नेचुरल है, अभी चलेगा, क्योंकि अफवाहें बहुत फैलती हैं। और जब इंसान कमजोर पड़ता है, जो कमजोर होता है, चाहे कहीं भी, गांव से लेके आप नेशनल और इंटरनेशनल तक, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि कमजोर इंसान अफवाहों पर जल्दी भरोसा कर लेता है और वो जल्दी डर जाता है और जल्दी डर के तुरंत रिएक्शन दे देता है। ये कमजोरी की पहचान होती है। और मजबूत आदमी जो होता है वो चीजों को पहले समझता है, उसके बाद उसको नापता तौलता है, उसके बाद अपना रिएक्शन देता है। ये 2 बेसिक फर्क है, एक मजबूत इंसान में, एक कमजोर इंसान में। यही हाल, पहले तो नेतन्याहू बहुत मजबूत थे, इजराइल बहुत मजबूत था। उसको तो ये लगता था कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे ऊपर से चिड़िया भी नहीं गुजर सकती। लेकिन जब मिसाइल, हजारों हजार मिसाइल जाने लगी तो उनका आयरन डोम फेल हो गया। अब वो इतना डरे हुए हैं कि जरा सा भी कोई बात होती है तुरंत हरकत में आ जाते हैं। अब वो तेवर ही नहीं रहा, दुनिया से उनका एक बाल खत्म हो चुका है। अब वो ये सोच रहे हैं, और हम लोग जब बोलते हैं ना मुमताज भाई कि तेल अवीव पर जाएंगे, जॉर्डन में इकट्ठा होंगे और तेल अवीव तक जाएंगे, ये बात लगता है कि नेतन्याहू भी सुनते हैं। उनको इस बात का डर लगता है कि मैं फजील साहब, जब आप बोल रहे थे तो मैं वही सोच रहा था कि क्या ये खबर, क्योंकि ये खबर तो आई थी कि टनल को फिर से ठीक किया जा रहा है और पूरी तैयारी की जा रही है। उधर हिजबुल्लाह भी जो है बड़ी खामोशी से अपनी तैयारी कर रहा है, हूती तैयार बैठा है, ईरान ने भी, आप देखिए ये खबर हवा में नहीं है, ईरान भी पूरी तरह से अब तैयार है, रेडी है। और अभी रूस ने फिर उन्हें वो बहुत तेजी से Su-35 वो सप्लाई कर रहा है। तो ये जो आप कह रहे हो, कहीं ना कहीं एक डर तो है। और दूसरी चीज, उनको डर ये है, जो ऐसा लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर जंग बंदी कामयाब हो गई तो हमारा जेल जाना तय, और हम जो है, और अमेरिका उनको लेगा नहीं, अमेरिका नहीं एक्सेप्ट करेगा, माफ कीजिएगा, तो जाएंगे कहां फजील साहब? क्योंकि उधर एक झगड़ा बहुत बड़ा सामने आ गया है। यहाँ पे मदर रिजवी साहब ने कहा है कि मुमताज साहब बताएं सर, कहां तक सही है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के लंदन में जबरदस्त मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। यूरोप के 12 से ज्यादा देशों ने ऐलान कर दिया है कि चाहे पुतिन
यूक्रेन पर, यानी यूक्रेन की मदद अब उधर कर रहे हैं, वहां पे भी खैमेबाजी शुरू हो गई है। यानी जो आप कह रहे थे फजील साहब कि जो क्या बोलते हैं जो फौजी वो है यूरोपीय यूनियन, हाँ नेटो। यूरोपीय यूनियन जो है वो सब अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। यानी आप नेटो ये नेटो देखिए ना कि नेटो क्या की बात कर रहे हैं आप? नेटो हाँ नेटो हाँ है वो, नेटो नेटो। हाँ हाँ नेटो की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, और यूरोपीय यूनियन भी बहुत जी। ज्यादा, उसमें भी खैमेबाजी हो गई है मसूद साहब, वो भी इख्तलाफ चल रहा है बहुत ज्यादा। तो और आप सही कह रहे थे कि हम चीजों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। सीरिया में भी अब नेतन्याहू को, इजराइल को पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि तुर्की जो है वो बिल्कुल सामने आकर के खड़ा हो गया है, और रूस भी आ गया है। वहां पे रूस का बेस, जिसको कह रहे थे कि साहब खत्म हो गया, अब खबर कल आई थी कि इजराइल ने कहा है कि इसका कुछ करो अमेरिका से, ये जो रूस का बेड़ा यहाँ पे है, तो वहां पे रूस भी है। तो ये जो घेराबंदी है, क्या इसकी खींच निकालने के लिए ये हरकत कर रहे हैं फजील अभी साहब? मैं सबका जो है नाम लिया, हाँ हम ठीक है, बोले। बोलिए बोलिए, बने जी जी कहिए आपने कहिए। मुमताज भाई सबका नाम लिया, पर दो महत्वपूर्ण लोगों का नाम नहीं लिए। वो दो महत्वपूर्ण लोग कौन है? एक तो एसटीएस है, जो इजराइल हाँ को धमकी दे रहा है। दूसरा, एक सबसे अच्छा दोस्त है किम जोंग। आप उनको तो भुला ही मत कीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त। और आजकल रूस रूस उसको युद्ध अभ्यास करा रहा है, रूस उसके साथ चला गया है। अब अमेरिका इतना डर रहा है कि भैया हम रूस को मना लेंगे, चाइना को मना लेंगे, ईरान को भी मना लेंगे, लेकिन किम जान को तो हम मना ही नहीं सकते। ये जो इस साथी का नाम कभी भी भूला मत कीजिए आप, हम तो नहीं भूलते। और किम जोंग कहते हैं कि अमेरिका से मैं अकेले लड़ूंगा और एक ही मारूंगा, बस दो चार मारने की जरूरत भी नहीं मुझे। तो ये जो ऐलान कर दिया, 2 दिन पहले भी उनका बयान आया है किम जोंग का। एसटीएस जो इजराइल का पाला हुआ था, उसने भी मुस्लिम जगत का दबाव में आज उसे ईरान का साथ मिल रहा है। रूस से बात हुई एसटीएस की, एसटीएस लगातार नेतन्याहू को धमका दे रहा है कि तुम गुलान हाइट खाली करो। टर्की टर्की ने अपना इतना बड़ा काम कर लिया कि कुर्दों को मना लिया, और इतना टेंशन जो था कुर्दों को लेकर के, वो टर्की बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो गया। वो अब उसको कोई डर नहीं है। जो ये क्या होता है, जो भी कोई ग्रुप होता है, इसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के कई देश, इनके एक नेक्सस है और ऑल वर्ल्ड के ऊपर। ये पर्दे के पीछे हो करके इस तरह के ग्रुप्स को मदद करते हैं, ताकि जो भी नेता इनको पसंद नहीं आता है, उसके खिलाफ ये लोग अंदर से साजिश करके उसको मजबूत करते हैं। ये एक प्रॉक्सी वार चलाते हैं। ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं। पूरा आप देखिए, सद्दाम हुसैन, यासिर अराफात साहब, जनरल गद्दाफी, एक नाम अगर 40 साल हो गए, महत्वपूर्ण शख्सियतें इस दुनिया में चली गई आवाम के खातिर, अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, लेकिन आज आज उनका पर्दा बेनकाब हो गया। अभी मैंने आपसे ये 5 दिन पहले मैंने कहा था कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका को छोड़ने जा रहा है, क्योंकि ये नेचुरल था। जिस तरह से जेलेंस्की को अमेरिका ने धमका दिया, ये बिल्कुल पॉलिटिकल के पहाड़े से अलग है। ये राजनीति का कोई मात्रा, मतलब जीरो नॉलेज जिसको कही जाएगी राजनीति की, कि आपने अपने इतने बड़े अलायंस जिसके लिए 3 साल से लड़ाई लड़ रहे, आपने एक झटके में उसको छोड़ दिया। फिर दुनिया में कौन भरोसा करेगा आपके ऊपर? अगर आप मेरे किसी वक्त पे काम नहीं आए, फिर हम क्या भरोसा करिए? हम छोड़ दीजिए। लोग कहेंगे कि अरे मुमताज भाई फजील साहब को बहुत मानते थे, जब फजील भाई के काम नहीं आए तो हमारे क्या काम है। ये जो पॉलिटिक्स का बेसिक जो नॉलेज है, इतना सबको होना चाहिए कि 3 साल से जिसके कंधे पर आप बंदूक रख के चला रहे, आज 3 मिनट लगा आपको छोड़ने में उसको, और आप उसके दुश्मन रूस से जाकर के हाथ मिला लिए। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अगर मैं राय देता, तो मैं कहता कि अगले दिन तुम भी चले जाओ रूस, जाके तुम भी रूस से मिलाओ, पुतिन साहब से मिल के आ जाओ, तब देखिए खेल बदल जाएगा। अभी तो अमेरिका ये जो उनको आप कह उल्टा, रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं, ये तो हो ही जाएगा वहां पे, क्योंकि ये सुन मैं लेंगे यही वहां कह पे। रहा हूं कि ट्रंप जिस तरह से पुतिन से मिले आपकी हैं, बात वहां सुन ली जेलेंस्की जाएगी, भी कोई जाके मिल ले, मशवरा जा दे दे। जेलेंस्की भी अगर मिल ले ना एक बार पुतिन से, एक बार जाके पुतिन से मिल ले,
रूस में नहीं कहीं दूसरे कंट्री में जाके मिल ले, आज ट्रंप का सारा खेल बिगड़ जाएगा। सारे लोग अब अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा दुनिया से, बिल्कुल। अगर और मृत्यु होती जेलेंस्की को। जी जी, बिल्कुल 400 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक अभी हमारे उस पे सिर्फ 127 हुए हैं। तो लाइक कम से कम दोनों लोगों के लिए कर दीजिए। माशाल्लाह काफी लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन लाइक जो है बहुत कम है। प्लीज आप लोग लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आमतौर से कहता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी कह देने से चूंकि बढ़ जाता है, लाइक 200 से पार हो जाता है और बहुत लोग देख रहे हैं। मैं आऊंगा अब्दुल बारी साहब पास। बारी साहब, ये जो सिचुएशन है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि बज़ाहिर जो है ये हमला असल में हमला ताकतवर होने की निशानी नहीं, कई बार कमजोर होने की भी निशानी है। तो क्या लग रहा है कि घिर रहा है क्या इजराइल? नेतन्याहू बौखलाए हुए है, परेशान है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, इधर कुआं उधर काई। ये असल में देखिए, मैं अभी आपको अल जजीरा में एक इंटरव्यू आया, इसराइल का जो पॉलिटिकल कमेंटेटर है, बहुत ही मशहूर कमेंटेटर है और गैर जानवर, उसका नाम है ओरी गोल्डबर्ग है उसका नाम। उसने कहा कि ये जो एड जो रोक दिया है इसराइल ने, ये बदहवासी, आपने कहा ना बौखलावा है, ये बदहवासी से भरा हुआ कदम है, कहा उसने ये जो नेतन्याहू का। और ये आगे ये कह रहा है, क्योंकि ये इसराइल में रहता है, वो ये कह रहा है कि नेतन्याहू कितने कमजोर है, उसके क्या लिमिटेशन है, वो सब कोई जानता है। और इसराइल में अब ये हिम्मत नहीं है कि दोबारा फुल स्केल वार शुरू कर सके गाजा के खिलाफ, या मुकम्मल तौर पर एनिहिलेट करने की जो बात होती है ना, कह रहे थे कि भाई हम मुकम्मल तौर पर इसको तबाह कर देंगे, निस्नाबूद कर देंगे, इसका निशान जो है सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, गजा की जो बात है वो भी नहीं कर सकता है। वो ये गोल्ड बर्ग जो है वहां का जो कमेंटेटर है, पॉलिटिकल कमेंटेटर, ये बात बिल्कुल वाज़े अंदाज में कह रहा है। मैं इसको सुनाता हूं आपको। ये जो उसका अंग्रेजी में एक छोटा सा एक पैराग्राफ है जो उसने अल जजीरा को कहा। दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन, वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो रोक दी गई है, दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नेतन्याहू's limitations, just as it is a demonstration of limitation of Hamas। हमास की भी जाहिर बात है, उसकी भी अपनी एक महदूद ताकत है, वो उसके तो बारे में कुछ कहा है। दिस इज द ओनली थिंग नेतन्याहू कैन डू, यानी वो जो उसने एड को रोक दिया है वही कर सकता है। द थ्रेट ऑफ रिटर्निंग टू फुल स्केल वॉर और फुल स्केल एनिहिलेशन seems to me to be very empty and full। यानी ये खोखला जो ये होते हैं ना, धमकी दी जाती है, ब्रेविडो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये कह रहा है कि नेतन्याहू की तरफ से जो जंग की बात की जा रही है, ये जो है सिर्फ ब्रेविडो है, ये खोखले जो है ना, खाली खोली जो है दावे है, इससे जो है इसे धमकियां हैं, इसमें कोई दमखम नहीं है, इसके पीछे कोई वो नहीं है। और ये सिर्फ जो एड जो बन किया, ब्लॉकेट किया है, ये उसका बदहवासी के वजह से जो है बड़ा परेशान हो चुका है वो नेतन्याहू, उस वजह से इसने ये किया है। मैंने इससे पहले भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अब उसके घर पर जो है, उसके रिहायशगाह पर जो है मुजाहरे हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों को वापस लाओ, जो वहां पर कैदी बने हुए हैं, सियासी कैदी बने हुए हैं हमास के पास, उसको वापस लाइए। और ये जो डील था सीज फायर का डील, पहले इसमें जो है दूसरे इस मरहले में जो है तो 59 लोग जो है हमास के पास जो है, उसकी जो है तो उस पर ही होने वाला था मामला, लेकिन इसराइल उसके लिए तैयार ही नहीं हो रहा है सेकंड फेज की डील के लिए। और ये कहा गया था अब्दुल बारी साहब, एक साहब सुल्तान साहब ने कहा है कि डॉक्टर साहब अरबों की 28 फरवरी की मीटिंग की एक खबर थी कि अरब की मीटिंग, आपने भी जिक्र किया था, उसका कुछ पता न चला कि क्या मीटिंग का रहा, और ये भी था कि बहुत जल्द अरब लीग की भी मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा फजील साहब आपके लिए बता दूं, जो आप ओआईसी के लिए कह रहे थे, तो उसमें बड़ी हद तक सदाकत है, क्योंकि अब ईरान पहली बार शायद गालिबन ओआईसी की मीटिंग अपने मुल्क में मुनक्किद करेगा। तो इस तरह की जो खबरें हैं, मतलब कैसे आप इसको देखते हैं? यानी वो इदारा ओआईसी जो सऊदी अरब की सरबराही में चलने वाला इदारा है, अगर वो ईरान में उसकी मीटिंग हो रही है, मैं समझता हूं कि इसकी बहुत बड़ी अहमियत होगी। और जो जिस बात की तरफ आप फजील साहब इशारा कर रहे थे, मैं उसी कह रहा हूं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है,
हम 1 घंटे से पार कर चुके हैं, मतलब 1 ही मिनट पार किए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ये दोनों चीजें आ जाएं माह रमजान की फजीलत के तहत। लेकिन पहले बारी साहब जो है वो बता दें, जो मीटिंग का क्या कोई क्या रहा, कुछ हुई मीटिंग, नहीं हुई क्या? बारी मीटिंग साहब हुई अगर हो थी, हाँ मीटिंग हुई थी। अरब लीग की जो है एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस की गई थी कि फलस्तीन के हवाले से ही, फलस्तीन के मसले के हवाले से ही वही जो पुराने डिमांड है उसका इयादा किया गया था और कहा गया था कि हम फलस्तीन के कौज के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, उसकी शाना बशाना खड़े हैं और इसराइल को इसकी इजाजत नहीं देंगे कि वो मजीद जो है तौसी पसंदाना इकदाम करे, यानी जो सेटलमेंट जो बस्तियां बसाता है ना वो अब फलस्तीनी इलाकों में जो कुछ भी बचा खुचा रह गया है। और मुझे हाँ, याद है कि डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे को भी खारिज कर दिया था, बिल्कुल उसको भी खुल्लम खुल्ला। मुस्तरद कर दिया था, वो तो हाँ, पहले ही मुस्तरद कर कर दिया दिया था, था। लेकिन जी, जी। इज्तिमाई तौर पर इस कॉन्फ्रेंस से इसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब वो भी जो है कोल्ड स्टोरेज में चला गया है। ट्रंप की तरफ से भी अब कोई बयान नहीं आ रहा है, बल्कि उसका जो वहाँ उनके जो ऑफिस के कुछ लोग हैं उन्होंने उसको जो है तो दूसरे अंदाज से पेश करने की कोशिश की है, उसके सिलसिले में सफाई देने की भी कोशिश की है, क्लैरिफिकेशन देने की भी की है, क्योंकि वो ट्रंप का मामला ये है कि वो पहले बोल देते हैं, मिसगाइडेड मिसाइल जिसको कहते हैं ना, पहले बोल देते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैंने क्या कहा करके। तो उनका मामला है। अब आपने देखा कि वो एक वो मुल्क के सरबराह के साथ किस तरह से पेश आ रहा है, वो जेलेंस्की के साथ उसका वीडियो वायरल हुआ है, वो किस तरह से पेश आ रहा है। तो आप उसको यानी एक सदर मुमलिकत को दूसरे सदर मुमलिकत के साथ इस तरह की जो है जबान इस्तेमाल करना जेब नहीं देता। तो वो साहब का जो है ट्रंप के बारे में क्या कहा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और परवीन गुलेबशाह जो कह रही हैं, मैं उनका बयान लेकर के फजील साहब के हवाले कर दूंगा और फिर फजील साहब के बयान से ही मैं वाइंड अप करूंगा। परवीन गुलेबशाह साहिबा ने लिखा, फिलिस्तीनियों ने अपना देश बनाने की हालत मुकम्मल कर ली है, हालात मुकम्मल कर लिया है। अरब देशों को चाहिए कि फिलिस्तीन की धरती पर फोर्स उतार दे, फिलिस्तीन देश मुकम्मल हो जाएगा। अगर देश अभी नहीं बना तो इसकी जिम्मेदार अरब देश होंगे। ये गुलबशाह साहिब का कहना है। लेकिन पूरी सिचुएशन जो हमने आपके सामने बयान की है फजील साहब, उस पे आपका कमेंट। ट्रंप के बारे में अब्दुल भाई एक खास बात आपको बता दें, मुमताज भाई आपको भी, कि वो रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। रियल एस्टेट के लोगों की खासियत क्या होती है कि वो बिना बिल्डिंग बने फ्लैट बेच देते हैं और कागज पे ही इतना खूबसूरत फ्लैट दिखा देते हैं, एक इमेजिन बना करके कि आप जैसा लगता है कि स्वर्ग में आ जाएंगे। तो रियल एस्टेट का जो भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ आदमी होता है वो बिना बिल्डिंग बने, मतलब उसका नक्शा भी पास नहीं होता है और वो फ्लैट बेच देता है। तो ये फ्लैट बेचने का काम नहीं है, इन्होंने तो पूरा अमेरिका को बेच दिया, पूरा यूक्रेन खरीद लिए, पनामा खरीद रहे हैं, कभी गजा खरीद रहे हैं, कभी कह रहे कि यूरोपीय यूनियन के सारे लोग अमेरिका में मिल जाओ। ये रियल एस्टेट की पहचान है। एक अच्छे रियल एस्टेट जो होते हैं वो वही होते हैं कि बिना बिल्डिंग बने फ्लैट को बेच दिया और ऐसा दिखा देते हैं कि चाबी भी दे देंगे आपको कि ये लीजिए फ्लैट की चाबी, और मौके पे जाएंगे तो अभी जमीन की पैमाइश भी नहीं हुई है। और कभी कभी तो एक फ्लैट को 10 लोग को बेच देते हैं। ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ भारत में नहीं होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। बहरहाल हम लोग आते हैं गुलिबशाह साहब ने जो बात कही, और खबर ये सुनिए फजील साहब, और जो खबर इससे पहले तजिया निगारों ने दी है वो ये कि गजा को बेचा गया है बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पे। अरे वो बेच वीडियो दिया गया है पहले ही। वो वीडियो बना के जो फ्लैश किया गया है जिसमें दारू पीते दिख रहे हैं नहीं, इससे नेतन्याहू और पहले भी, ट्रंप। इससे पहले जी जी। वहां पे वो जिस तरह से ये कहा गया था कि स्विस कनाल की तर्ज पे जो है हम एक और वो कौन सी कनाल बनाने की बात उन्होंने कही थी वो बनाएंगे। इसके अलावा वहां पे हम जो है एक सेंटर बनाएंगे, तमाम चीजें, और वहाँ ये होगा, वो वही था। जी फजील साहब। देखिए वो ये पूरी दुनिया में भले जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं इस बात को। जब 15 महीना पहले हम लोग डिबेट करते थे तो आपके चैनल पर लोग हमसे नाराज हो जाते थे कि आप ओआईसी की वकालत मत किया कीजिए, वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन हमने तब कहा था कि ओआईसी न्यू बोर्न बेबी है, नवजात शिशु है अभी,
एक नवजात शिशु से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जा करके आपका पेड़ काट के लाएगा? अभी छोटा बच्चा है ना, थोड़ा उसे जवान होने दीजिए। अब जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा है ओआईसी। अब नेटो और यूरोपीय यूनियन से बड़ा संगठन बन जाएगा, ये मजबूत और पैसे वाला संगठन होगा। पूरी दुनिया के गरीबों की गरीबी दूर कर सकता है ये संगठन, इतना मजबूत है। और अरब को लग रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई है। अगर वो तो जानता है कि कभी भी अमेरिका हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। ईरान के साथ रहेंगे तो कम से कम अपना भाई तो है वो, और ईरान लीडरशिप करेगा पूरे अरब जगत की, और ईरान के पास वो कुवत है। ईरान ने साबित कर दिया 15 महीने के अंदर अमेरिका, और 40 साल से अमेरिका से लड़ रहे और कभी सरेंडर नहीं किए, कभी हाथ नहीं मिलाया। और अब अगर किसी के दिमाग में ये बात है कि फिलिस्तीन अभी भी आजाद नहीं है, वो अपने दिमाग को बिल्कुल साफ कर ले कि फिलिस्तीन आजाद हो चुका है। सिर्फ उसका पार्लियामेंट सेशन बुलाना बाकी रह गया है। यूएन ने मान्यता दे चुके उसको यूएन मान्यता दे चुका है अलग राष्ट्र की। सिर्फ वहां एक सरकार का गठन करना है और पार्लियामेंट सेशन, और पार्लियामेंट भी वहां रेडी है, पहले से पार्लियामेंट बनी हुई है। वहां कुछ नहीं करना है, फिलिस्तीन आजाद हो चुका है। पूरे अरब जगत, पूरा ईसाई जगत, पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर के फिलिस्तीन की मदद की है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मदद नहीं की है। जब यरूशलेम के अंदर मस्जिद अक्सा से जब उनकी वेस्टर्न वॉल होती है, यहूदी जब वहां से वॉल से गुजरते हैं, उसके सामने एक चर्च है, मुकद्दस चर्च है ईसाइयों का, उसके होली क्रॉस पर यहूदी थूकता है जाकर के। क्या यह बात दुनिया के ईसाइयों को बुरी नहीं लगती होगी? तो जो दुनिया के ईसाई इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उनको बुरी लगती कि नहीं लगती कि उनके होली क्रॉस पे थूकते हुए जाते हैं ये लोग। इसलिए ईसाई जगत ने पूरी तरह से फिलिस्तीन का साथ दिया, और फिलिस्तीन का साथ दिया, उनकी भी हिफाजत होगी, यरूशलेम राजधानी बनेगा। और फिलिस्तीन की मदद सिर्फ मुसलमान ने नहीं, ईसाई जगत ने भी किया है। और एक बहुत बड़ा फिरका यहूदी का, जो अब्राहिमी यहूदी हैं, उन लोगों ने भी बहुत मदद की है। यहां रह करके, फिर इजराइल के अंदर रह करके उन्होंने फिलिस्तीन की बात की है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इजरायली यहूदी इजराइल में रह करके अपने सरकार के खिलाफ जा करके उन्होंने फिलिस्तीन की हमेशा मदद की है, हिमायत की है, उनके खिलाफ मुजाहरे किए हैं सरकार के खिलाफ। हमें ये बात दुनिया के मुसलमान नहीं भूल सकते। पूरी दुनिया का मुसलमान, ईसाई जगत, यहूदी, मुसलमान, जिन लोगों ने भी, रूस, चाइना, जिन लोगों ने भी मदद किया है फिलिस्तीन के ऐसे वक्त में, 40 साल पहले वो गुलेल से लड़ते थे, आज वो मिसाइल को मार रहे। आज 2000 किलोमीटर वो तेल अवीव पे हमला कर रहे। ये कितना बड़ा, ये कहां से आया ये ताकत? ये ताकत पूरे ओआईसी का गठन भले अभी दिख रहा है, लेकिन ये बहुत पुराना संगठन है। ओआईसी ही अरब जगत को ऋण देगा, खड़ा होने की ताकत देगा। सब एक दूसरे के साथ मिलके खड़े हो जाएंगे। जी, तफसील से बात कर रहे थे, बयान दे रहे थे, और चूंकि टाइम हो गया है, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, यूरोपीय देशों ने तो अमेरिकी नेवी जहाजों को तेल देने से भी मना कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पे यहाँ पे आ रही है। और एहसानुद्दीन अंसारी साहब ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सब ड्रामेबाजी है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ये भी कहा जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि कुछ भी हो सकता है, ये लोग बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं। वीडियो कैसे आया, क्या हुआ, तो बहरहाल यहाँ पे एक और आया है कि अमेरिका सिर्फ हवाई बमबारी और रिजीम चेंज में विश्वास करता है, जमीनी लड़ाई में वो सब जीरो हैं। जो न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त देख रहे हैं, अरब किंग्स लिव्स इन ग्लास हाउस, तो वो ये कह रहे हैं, दे कैन नॉट मेक एनिमीज इजीली, दे ऑलवेज यूज डिप्लोमेटिक पॉलिसीज। ये जो न्यूयॉर्क में बैठे दोस्त हैं, उनकी पूरी टीम है, वो उनका ये कहना है। तो ये जाहिर है कि हर आदमी का अपना, यहाँ पे सुल्तान साहब लिखा है, क्या 1956 का समझौता के आधार पर यूएनओ ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है? बिल्कुल, फिलिस्तीन को मानता और देश दे रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन ये है कि अभी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल मैं, चूंकि टाइम हो गया है,
और हमने जब गुजारिश की थी तो 127 लाइक थे, लेकिन गुजारिश के बाद जो है वो 191 तक पहुंच गया है। और मैं इसलिए लाइक नहीं कि उससे कोई 95 195 हो गया, इसलिए कि लोग कितना सीरियस हैं इस इशू को लेकर के, लोग फिक्रमंद हैं, लोग इसे देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं और चाहते हैं कि सही चीज आए। और जिस तरह से आप दोनों ने एक सही तज्जिया पूरी ईमानदारी से किया है और हमारे जो मसूद साहब हैं जिस तरह से वो इंटरव्यू तलाश करके ले आए और चीजों को बहुत शॉर्ट में, जाहिर है कि लाइव में पूरा इंटरव्यू नहीं, लेकिन उसका जिस्ट जिस तरह से खूबसूरती से पेश किया है। और फजील साहब, आपकी कई बातें जो आपने प्रिडिक्ट की थी वो सामने आ रही हैं, तो यही वजह है कि लोग उसकी सताइश करते हैं और वो आपसे सवाल भी ज्यादा करते हैं, वरना मुझे नहीं लग रहा है कि इतना सीरियसली सवाल किसी भी लाइव प्रोग्राम में इस तरह से आता हो। मैंने नहीं देखा, मैं कई चैनलों को देखता हूं, लेकिन इस तरह से सवाल आए और उसका जवाब भी उन्हें इस तरह से प्रॉपर मिले, मैं ये भी बहुत कम देख पाता हूं। लेकिन आप दोनों का शुक्रिया, टाइम ज्यादा हो गया, 12 मिनट 13 मिनट आज प्रोग्राम ज्यादा हो गया, लेकिन चलिए ये रमजान की मुबारक और बतौर इबादत इसको हम मान लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर, गुड नाइट।